हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स वेयर लर्निंग मीट्स हीलिंग। आज बात करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। भाई ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस के लिए रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ना कि सिर्फ आपके बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि जो करंट सिनेरियो में ड्रग्स का जो माहौल है, साथ ही साथ जो नए कुछ न्यूज़ आ रही हैं रिलेटेड टू मेडिकल फार्मा, उनसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 2023 के यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस को आज हम यहाँ देखेंगे और उनके क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितने भी नए एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की सीरीज़ के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, जीपैट के लिए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे जितनी भी नई जानकारी है, न्यूज़ है, वैकेंसी अपडेट है, वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, बहुत ही शॉर्ट में आपसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पूछने की कोशिश की जाती है कि एरिक्रोम ब्लैक टी इज़। भाई एरिक्रोम ब्लैक टी है क्या? ये क्या है सर? ये तो हमें पता है इंडिकेटर है, लेकिन किस तरीके का इंडिकेटर है? क्या एक ये नेचुरल इंडिकेटर है या फिर एक ये रिडॉक्स इंडिकेटर है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है, या फिर एक ये मेटेलोक्रोम इंडिकेटर है, या फिर इसको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। देखो जब भी हम एरोक्रोम ब्लैक की बात करेंगे, यहाँ पर किसी भी तरीके का पीएच हम नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे किसी तरीके का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम नहीं देख रहे हैं, एसिड बेस बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा सही आंसर है वो होने वाला है मेटेलोक्रोम इंडिकेटर। मेटेलोक्रोम इंडिकेटर क्या होता है आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको जान लेना है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और आने वाले पेपर में आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। देखो आपकी बुक में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक चैप्टर में सीधे सीधे आपके बुक में एक टेबल दी गई है। टेबल्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, टेबल्स को ज़रूर से ज़रूर आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है। सबसे पहले हम अपने रेफरेंस को देखेंगे। यहाँ पे मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर कैलमेगाइड, एरिक्रोम ब्लैक टी, एरिक्रोम ब्लू ब्लैक आर, म्यूरिक साइड, पैन एंड सैलिसिलिक एसिड की बात की जाती है, यानी कि इनमें से कोई भी आता तो हम यहाँ पे मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। अब आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिक्रोम ब्लैक टी किन किन टेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ये बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के लिए किया जाता है। देखो इन दोनों की ही बात करें तो यहाँ पे कैलमेगाइड और एरिक्रोम ब्लैक टी दोनों के लिए ही सेम जो हमारे कंपाउंड्स हैं इनके लिए किए जाते हैं। अब इनके साथ में आप एक जनरल इंडिकेटर्स की और रिडॉक्स इंडिकेटर्स की भी बात कर लीजिए, क्योंकि रिडॉक्स इंडिकेटर भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, तो उनका रेफरेंस आप इस जगह से ले सकते हैं। इनके कलर से क्वेश्चन आता है और इनके इंडिकेटर के नाम से क्वेश्चन आता है। और बात करें हमारे टाइट्रेशन की यहाँ पे एसिड बेस की, तो यहाँ पर कुछ 4 चीज़ें होती हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक, पीएच भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पीएच पे भी आप उतना ही ध्यान देंगे, खासकर एसिड बेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक? सर एंटीबायोटिक से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे क्लासिफिकेशन और उनके एडवर्स इफेक्ट से पूछा जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पूछा जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे कहाँ से है सर? ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्लासिफिकेशन से आपसे पूछा जा रहा है। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड है तो अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए हमने पढ़ा है सर माइसिन ग्रुप लास्ट में जुड़ता है। माइसिन ग्रुप आपको यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन में दिख रहा है, सेफाक्लोर में नहीं है सर। ये क्या है? एक तरीके का पेनिसिलिन है। क्या है सर? ये पेनिसिलिन है। क्लेवोलेनिक एसिड भी क्या है सर? ये भी एक तरीके का पेनिसिलिन है। इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, यानी किसी कॉम्बिनेशन में अगर आपको पढ़ा होगा, क्लासेस करी होगी, अमॉक्सी सीवी का नाम सुना होगा तो यहाँ पे अमॉक्सिसिलिन साथ में क्लेवोलेनिक एसिड का नाम दिया जाता है। इनके और भी बात करें तो यहाँ पे सेलबैक्टम, टैजोबैक्टम, इनसे रिलेटेड जो बात हो वहाँ पे होती है। एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, देखो एजिथ्रोमाइसिन की बात करेंगे तो एजिथ्रोमाइसिन हमारा क्या है सर? ये एक तरीके से हमारा क्या है सर? ये माइक्रोलाइट्स हो गए। ये अलग कैटेगरी होती है जहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सभी ग्रुप जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा सही रहने वाला है। देखो कंफ्यूज करने के लिए माइसिन माइसिन दोनों ग्रुप दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा कि कौन सी क्लासिफिकेशन में कौन सी ड्रग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके अलावा आपसे और कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें? चलो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड में तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ जब आप पेरिस पढ़ते हैं, पेरिस यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग देखने को मिलती है।
ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम क्लेवोलेनिक और सेफाक्लोर की बात करें तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे जा सकते हैं। सर ये क्या है? सर सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं। और वहीं स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें सर ये क्या होती हैं? ये हमारे हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, बाई एट 30 एंड सेल एट 50। तो बाई एट 30 यानी कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन किसको ब्लॉक करती हैं सर? 30S राइबोसोम को ब्लॉक करती हैं। तो यहाँ पर अमाइनो ग्लाइकोसाइड की बात करेंगे तो ये भी किसको ब्लॉक करेगी सर? 30S राइबोसोम को बात करेगी। तो यहाँ पर ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने वाली है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा सही आंसर है। इनकी जो रिलेटेड ट्रिक है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई TANGS टैंक्स, यहाँ पे टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन की हम बात करते हैं। अब बात करें कि ये किसके अगेंस्ट काम करती हैं? दीज वर्क अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज एंड मेनली ये क्या होती हैं सर? बैक्टीरिसाइडल होती हैं, यानी कि क्या करती हैं? बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं। देखो दो कैटेगरीज हम पढ़ते हैं, एक होती है हमारी बैक्टीरिसाइडल और एक होती है बैक्टेरोस्टेटिक। स्टेटिक मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरीके से ना मारना, उनके DNA और RNA में कुछ ऐसे चेंजेस कर देना जिससे उनका जो इफेक्ट है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाए? इनहिबिट हो जाए। लेकिन साइडल में क्या होगा? पूरी तरीके से उनको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, जैसे कि उनके सेल वॉल को ही तोड़ देना। ये एक तरीका है, या जो हमारी पेनिसिलिन्स फॉलो करती हैं और वो भी क्या होती हैं? सेल वॉल इनहिबिटर्स होती हैं। साथ में अगर हम बैक्टीरिसाइडल की बात करें अमाइनो ग्लाइकोसाइड के लिए, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करती हैं सर? 30S राइबोसोम पे बाइंड करती हैं और यहाँ पर जो बैक्टीरिया को DNA के थ्रू इनको इनहिबिट कर देती हैं, इनके प्रोटीन फॉर्मेशन के थ्रू इनको क्या करती हैं सर? इनहिबिट कर देती हैं। साथ ही साथ ये मिस रीडिंग भी कॉज करती हैं। मिस रीडिंग यानी फॉल्टी DNA भी यहाँ पे काम करते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे तो आपको नैनो याद रखना है। नैनो यानी कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी आपको एक जगह और क्वेश्चन पूछा जाएगा जहाँ पे आपको डाईयूरेटिक में हाई सीलिंग डायूरेटिक का भी सेम जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर हम पूरी फार्माकोलॉजी को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि DI का पेपर है, कोई छोटा मोटा फार्मासिस्ट या फिर कोई GPAT का पेपर नहीं है जहाँ से आपसे बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप अमाइनो से याद रखेंगे, A फॉर अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, M से मेनली बैक्टीरिसाइडल, I से इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S सब यूनिट, एंड N से क्या होते हैं? नेफ्रोटॉक्सिक, O से ओटोटॉक्सिक। तो सारी ट्रिक आप यहाँ से लर्न करेंगे, सारी ट्रिक अपने पास में नोट करेंगे, जिससे जब भी आप एग्जाम देने से पहले इनको एक बार देख लें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ प्रिपेयर हो जाए। फिनोबार्बिटोन की बात करेंगे। फिनोबार्बिटोन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ, अब देखो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने चार्ट ग्रुप में शेयर किया था, वहाँ पे फिनोबार्बिटोन ऑलरेडी मेंशन था। तो भाई फिनोबार्बिटोन का सीधा सीधा आंसर हमारा प्रीमिडोन रहने वाला है। अब फिनोबार्बिटोन तो हमें पता चल गया, लेकिन बाकी का हमें अगर जानना है तो जैसे अगर हम बात करें हमारे फिनेटोइन की, तो फिनेटोइन हमारा एक एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी में आता है। यहाँ पे फॉस्फिनेटोइन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है दैट इज फिनेटोइन। इसी तरीके से ये सभी जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है यहाँ पे एनलिस्ट किए गए हैं, आप इन सबको देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अब यहाँ से आपसे मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंथेसिस, सार और उनके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेंजहाइड्रिल ब्रोमाइड इनमें से किस कंपाउंड का एक स्टार्टिंग मटेरियल है? यानी कि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल कौन हो सकता है सर? क्या डाइफेनहाइड्रामीन है, या डाइक्लोफेनाक है, या डाइफेनहाइड्रेटोन है, या फिर डाइपिरिडामॉल है? तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट जो आंसर है दैट इज डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन से रिलेटेड ही बात, कई बार हिस्टामिन से रिलेटेड H1, H2, H3 इन रिसेप्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा तेज लेके चल रहे हैं सेशन को, क्योंकि सेशन में कम टाइम में हमको ज़्यादा कवर करना है और आपको सिर्फ इस पूरे सेशन का ये मोटो है कि आपको पता चले कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको सीधे सीधे लर्न कर लेना है, और कौन से क्वेश्चन है जिसमें एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है और उनको एलिमिनेट करते हुए आपको आंसर को मार्क करना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। यहाँ से आपसे RTIs पूछा हुआ है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं। अगर आपको याद हो तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक हमने पढ़ी है एबैका जू में लायन एंड डायनासोर, यानी कि एक जू हमने बनाया था जिसका नाम था एबैका। अब इसमें कौन रहते थे सर? लायन और डायनासोर रहते थे। अब देखो यहाँ पे एबैकावीर, लेमोविडिन, डिडानोसिन ये इनके एग्जाम्पल होते थे। अब इनमें से यहाँ पे अगर हमको कोई दिख रहा है तो जू का, देखो एबैका जू से क्या होता था सर? जीडोवुडीन। एबैका जू में लायन एंड डायनासोर। अब यहाँ पे एसाइक्लोविर तो नहीं होगा, क्योंकि एसाइक्लोविर कहाँ पे काम आता है सर? हर्पीस के लिए दिया जाता है। आइडोक्सीरुडीन भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। सिटाराबीन भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो सही आंसर है दैट इज जीडोवुडीन। ठीक है,
ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं। एबेका जू में लायन डायनासोर। अब देखो यहाँ पर आपको आरटीआईज की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज एनआरटीआईज। एनआरटीआईज मतलब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एक होते हैं एनआरटीआईज, एक होते हैं एनएनआरटीआईज दैट इज नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इनके बाद ये वाली जो कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं इनको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन था सर, एबेका मीन्स एबेकावीर, और जीडो जू मतलब जीडोवुडीन। लायन टाइगर्स, लायन और डायनासोर से क्या मतलब था सर आपका, लायन मतलब लैमिवुडीन एंड डायनासोर मतलब डिडाइनोसिन। तो ये जो 4 कैटेगरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन को आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ प्रोटीएज इनहिबिटर भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी भी ट्रिक आप याद रखेंगे कि भाई ऋतु डोंट टीज प्रोटीएज, ऋतु डोंट टीज प्रोटीएज। अब यहाँ पे प्रोटीएज से तो आपको प्रोटीएज याद रहेगा ही, ऋतु याद रखेंगे, रिटोनावीर याद रखेंगे। ऋतु से कौन याद रखेंगे सर, रिटोनावीर आपको याद रखना है, और आई से आपको इंडीनावीर याद रखना है। ठीक, अब ऋतु कैसा है, एक इंडियन नेम है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, इंडीनावीर। साथ ही साथ एंट्री इनिबिटर में एन्फोवर्टाइड एंड CCR5 रिसेप्टर इनिबिटर में मेमरीटॉक, ये दोनों क्या करते हैं सर, वायरस को अंदर आने से रोकते हैं, वायरस को बाइंड करने से रोकते हैं। इसकी जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस भी चैप्टर को आपको डीप में समझना हो, आपको अच्छे से क्लियर करना हो, उसकी कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर से कमेंट करेंगे, जिससे हम उन सभी चैप्टर्स को आपके लिए रिवाइज्ड फॉर्म में, ईजी फॉर्म में यहाँ पर लेके आ सकें। अब बात आती है आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि भाई SN1 और SN2 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इंटरमीडिएट बताओ SN1 रिएक्शन का। अब देखो इंटरमीडिएट एक में होते हैं हमारे कार्बोकैटायन और दूसरे में होते हैं हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर जब भी हम SN1 की बात करेंगे तो यहाँ पर सर कौन आता है सर, कार्बोकैटायन आता है, तो कार्बेन नहीं होगा, फ्री रेडिकल भी नहीं बनता है, कार्ब एनायन भी नहीं होगा, यहाँ पे कौन बनेगा सर, कार्बोकैटायन आपका सही आंसर रहने वाला है। चलो जल्दी से इनकी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है। रेट लॉ की बात करें तो ये हमारे यूनिमोलिकुलर होते हैं, एक से याद कर लो यूनिमोलिकुलर, दो से याद कर लो बाईमोलिकुलर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट होता है। बिग बैरियर की बात करें तो यहाँ पे होता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और यहाँ पे होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्किल हैलाइड की बात करें, अगर इलेक्ट्रोफाइल का अगर आपसे कई बार सीरीज पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे ज़रूर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि भाई सीरीज अगर पूछता है एल्किल हैलाइड की तो यहाँ पर टर्सरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी आता है, और यहाँ पर क्या होता है जस्ट अपोजिट, यानी कि सबसे पहले प्राइमरी, टर्सरी और फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्सरी होता है। न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम SN2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग होता है। सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, और यहाँ पर SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखने को मिलता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन होता है यहाँ पे, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है और रिटेंशन भी होता है, और यहाँ पे क्या होता है सर, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है और कुछ भी हेल्पफुल हो रहा है तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके की और भी सीरीज़ हम लाने वाले हैं जहां पर आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट की जो तैयारी है वो और अच्छी और बेहतर होने वाली है। पैरामीटर्स दैट इंडिकेट्स पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, ऐसे पैरामीटर्स जो कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं, इस चीज़ को बताना है। क्या ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है? देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टूटने की बात हो रही है और यहाँ पे हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। पोलर मतलब यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है। चार्जेस में बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होगी, और किसी भी चीज़ की बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा सही आंसर होने वाला है। देखो यही उन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे डायरेक्टली उम्मीद की जाती है कि आप इनके सीधे सीधे आंसर मारो और आगे बढ़ो। अब विटामिन बी कंसिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। देखो इस क्वेश्चन को आपसे डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि विटामिन B6 कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम, यानी कि विटामिन बी में कौन से रिंग सिस्टम पाए जाते हैं। क्या वो पायरिडीन होता है? देखो मेन तो आपसे दो ही चीज़ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पायरिडीन या पिरिमिडीन। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इन पर तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो पायरिडीन और पिरिमिडीन की बात करें तो यहाँ पर जितने भी विटामिन बी होते हैं सब में पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। और पायरिडीन की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर आपसे मेनली B6 की बात कर रहा है कि विटामिन B6 क्या है सर, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसमें पायरिडीन रिंग पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको ये भी चीज़ें ध्यान देनी है कि विटामिन में कौन सी वाटर सॉल्युबल होती हैं और कौन सी वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ADEK
ADEK जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, और इनसे रिलेटेड जो नहीं है वो सभी क्या होती हैं सर, वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो हर चीज़ में एक छोटा छोटा पॉइंट डाल के छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस पॉइंट से आपको शुरू करना है और उसको कंटिन्यू करके पूरा तरह से उसको क्लियर कर लेना है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज बायोसिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ, अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में होता है और GMP पाथवे के थ्रू, CGMP के पाथवे के थ्रू ये क्या करता है सर, वैसो डायलेशन करता है। वैसो डायलेशन करना है, ये आप कौन से चैप्टर में पढ़ोगे सर, एंजाइना वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। और ये एक तरीके से आपका जो नाइट्रोग्लिसरीन है जो कि सबलिंगुअल दी जाती है, उसमें ये क्लासिफिकेशन में भी पूछा जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, अब यहाँ पे इसकी बायोसिंथेसिस पूछी गई है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ कैसे बायोसिंथेसाइज की जाती है, क्या सिट्रोलिन से होती है, क्या आर्जिनिन से होती है, ग्लाइसिन से होती है, या फिर टायरोसिन से होती है। तो भाई टायरोसिन की जहाँ पे बात होगी भाई हमको पता है वहाँ पर कौन आएगा सर, थायराइड की बात होगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आएगा सर, एल आर्जिनिन से आएगा। तो एल आर्जिनिन हमारा सही आंसर होने वाला है। टायरोसिन की भी बात करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे इसको पूरा डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो देखो सर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की जा रही है और यहाँ पे कौन है आपका, आर्जिनिन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बीच में सिट्रोलिन बनता है, अब यहाँ पे जो सिंथेटाइज होने के बाद यहाँ पे सिट्रोलिन कंपाउंड बनता है, लेकिन इसका नाइट्रिक ऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं। जो स्टार्टिंग जो मटेरियल है दैट इज एल आर्जिनिन। ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टीमोलॉल विच हैज़ फॉलोइंग हेट्रोसाइकल्स। अब टीमोलॉल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो वहाँ पे कौन से आपको हेट्रोसाइकिल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। बात करेंगे, देखो सीधा का आंसर है इसमें आपको मॉर्फोलिन एंड थायोडायाजोल देखने को मिलता है। तो थायोडायाजोल आपको मल्टीपल जगह पे देखने को मिल सकता है कि इनमें, और सफलिंग जो है आपके जो ऑप्शंस की वो देखने को मिल सकती है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, इनके रिंग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको टीमोलॉल यहाँ पे दिख जाएगा और इसी का जो इलेबोरेटेड फॉर्म है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इनकी दोनों ही रिंग को कंफर्म करेंगे और यही रिंग यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक, थायरोक्सिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम, अब थायरोक्सिन कहाँ से सिंथेसाइज होती है, अभी अभी हमने बात किया है कि थायरोक्सिन की बात जहाँ होगी वहाँ पे थाइमस की बात होगी, थायराइड की बात होगी, और उसके लिए जो सही आंसर होगा हमारा एल टायरोसिन होगा। ट्रिप्टोफान नहीं होने वाला है, प्रोलिन नहीं होने वाला है, और फेनिलएलनिन भी नहीं होने वाला है। तो हमारा एल टायरोसिन सही आंसर है। थायराइड हार्मोन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो TRH जो है रिलीज कैसे होता है, कौन सी जगह से होता है, तो आपको पता है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज, जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है दैट इज आवर हाइपोथैलेमस। TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कहाँ से सर होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है TSH थायराइड ग्लैंड में, और जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब मेन जो प्रोसेस है यहाँ पे आप स्टार मार्क करेंगे, डबल स्टार मार्क वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। देखो ये 5 स्टेप होते हैं बेसिकली। पहला होता है थायरोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन, जहाँ पे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स बनती हैं, और फिर ये क्या करती हैं सर, आयोडीन को अपटेक करती हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू। अब आयोडीन का फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो कौन कराता है सर, थायराइड परऑक्सीडेज, और फिर इनका थायरोग्लोबुलिन में कनेक्शन को क्या करते हैं सर, जोड़ दिए जाते हैं, थायरोपरऑक्सीडेज बन जाते हैं। मतलब कि ये जो आयोडीनेशन होता है थायरोग्लोबुलिन का, ये भी कौन कराता है, थायराइड परऑक्सीडेज ही कराता है। यानी कि ये तीनों काम इन्हीं का है। फिर कपलिंग होती है MIT एंड DIT की, जहाँ पर MIT और DIT मिलकर क्या बनाते हैं T3, और DIT और DIT मिलकर क्या बनाते हैं T4। फिर क्या होता है सर, थायरोग्लोबुलिन प्रोटियोलाइसिस, यानी कि जब भी ज़रूरत होती है तो ये क्या करते हैं, टूटते हैं। थायराइड हार्मोन फिर क्या होता है सर, रिलीज होता है। थायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, और ये क्या करते हैं फिर हमारे पूरे ब्लड में क्या होते हैं, सर्कुलेट करते हैं। और यहाँ पे जो इनका जो इन्वॉल्व होता है स्ट्रक्चर या एंजाइम दैट इज थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक, ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी। देखो यहाँ पर इस चीज़ को जल्दी में डिस्कस किया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है जहाँ पे थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस है उसको डिटेल्ड वे में डिस्कस किया गया है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब देखो सॉल्ट से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई रॉशेल सॉल्ट है उसको, उसका जो आप फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो वो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है और सोडियम थायोसल्फेट दिया गया है, क्योंकि सोडियम देखते ही आप इसको मार्क कर सकते हो और पोटेशियम देखते ही आप इसको मार्क कर सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों ही नहीं है, बेसिकली यहाँ होता है सोडियम पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। तो ये इसका सही आंसर है। और यहाँ से आप इनको देख सकते हो कि भाई किस तरीके से रोशेल सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर है वो होता है। स्ट्रक्चर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और जो इनका ओरिजिनल नाम है दैट इज पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट। टेट्राहाइड्रेट मतलब यहाँ पे हमने क्योंकि 4H2O जोड़ा हुआ है तो इसलिए इनको टेट्राहाइड्रेट कह रहे हैं। 2.6 ज़ाइलिडीन इज द रिएक्टेंट ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अब देखो ज़ाइलिडीन जहाँ पे आ जाए, ज़ाइलिडीन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। सही आंसर हमारा लिडोकेन रहने वाला है। आप कई बार इसको ज़ाइलिन नाम से भी यहाँ पे आपके जो ड्रग्स आते हैं वो भी आप देखने को मिलेगा। थैलिडोमाइड प्रीवियसली बैंड फॉर इट्स टेरेटोजेनिक एक्टिविटी। देखो ये क्वेश्चन आपके कहाँ से था सर, करंट अफेयर से पूछा गया।
कि अब आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आएगा कि थैलिडोमाइड पहले तो टेरेटोजेनिक एक्टिविटी की वजह से बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से मार्केट में री इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? क्या सिडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन के लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटी कन्वर्जेंट एक्शन के लिए भी नहीं किया गया। एंटीबायोटिक तो ये बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पे बेसिकली लेप्रा रिएक्शन पाया गया, जो कि ज़्यादातर लेप्रोसी के केस में ये काफ़ी काम आते हैं, तो इसके लिए इसको री इंट्रोड्यूस किया गया। देखो 1950 में ये किया गया था इंट्रोड्यूस सबसे पहले, जो कि सेफ एंड इफेक्टिव था हिप्नोटिक के लिए, यानी कि ज़्यादातर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की तरह इसको यूज़ करते थे, लेकिन फिर आगे चल के इनको निकाल दिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेरेटोजेनिक थे। ठीक है, अब टेरेटोजेनिक क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज अगर इसका कमेंट नहीं आता है तो हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। इनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक, मोस्ट रिसेंटली थैलिडोमाइड को रीइमर्ज किया गया एज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मेडिसिन एज वेल एज यहाँ पे लेप्रा रिएक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, अब स्पाइरोनोलैक्टोन आपको पता है, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है सर? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, एक पोटेशियम को बचाने वाला डायूरेटिक है जो कि हमारे बॉडी से पोटेशियम के लॉस को प्रिवेंट करता है। अब स्पाइरोनोलैक्टोन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग सिस्टम? अब स्पाइरोनोलैक्टोन में कौन सा रिंग सिस्टम होता है? अब देखो हमको ये तो पता है कि लैक्टोन है, तो यहाँ पे लैक्टोन देखने को मिलेगा, लैक्टम वाले सभी को काट देते हैं, लेकिन लैक्टोन में भी क्या है, क्या ये गामा लैक्टोन है या फिर सिर्फ लैक्टोन है? तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर होने वाला है। क्यों? ये आप यहाँ पे देख सकते हो, रिंग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे स्टेरिफाइड लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। 17 अल्फा प्रेग, यहाँ पे बेसिकली पूरा आप इनके जो क्लासिफिकेशन और इनका जो नाम है वो आप देख सकते हो और यहाँ से इनको रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ ये जीनोबायोटिक क्या है ये भी आप कॉमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, पैरासीटामॉल वॉज डिटेक्टेड एज अ मेटाबोलाइट। अब इन चारों में से किस में पैरासीटामॉल डिटेक्ट होता है? इनके मेटाबोलाइट के रूप में। तो भाई ये तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग जिनको पता है कि भाई पैरासीटामॉल से क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, तो पैरासीटामॉल इनमें से किस में मेटाबोलाइट के रूप में आता है ये आपको बताना है। तो भाई एक तरीके से ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसको गलत किया था, क्योंकि इसमें डाइक्लोफेनाक इनकी कैटेगरी अलग है, कीटोप्रोफेन अलग है, आइब्रोफेन अपने आप में ये कैटेगरी है। तो ये जो फेनेसिटिन है इनकी मेटाबोलाइट आते हैं भाई कौन? पैरासीटामॉल। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो गैजेट अपरेटस है ये किसके लिए यूज़ करते हैं? भाई गैजेट अपरेटस आपको याद हो तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है आर्सेनिक के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपको हैवी मेटल्स आयरन और सल्फेट के जो टेस्ट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो भी पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको मैं रेफ़र कर देता हूँ, आप कहाँ से पढ़ोगे इस चीज़ को? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक उठानी है आपको, जितने भी इनऑर्गेनिक में लिमिट टेस्ट दिए गए हैं वहाँ से इसको पढ़ लेना है, रेफ़र कर लेना है। द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मेथनॉल। अब ऐसा रिएक्शन जहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है और हाइड्रोक्साइड आयन है और यहाँ पे क्या बनता है सर? मिथेनॉल बनता है। ऐसा रिएक्शन का नाम क्या होगा? अब इस रिएक्शन का देखो नाम बहुत ही सिंपल है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था सर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहले ही हम बताएंगे कि ये E1 और E2 रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे बेसिकली SN1 और SN2 की बात हो रही है। और SN1 क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा SN1 ही आंसर होने वाला है। SN1 में क्या होता है, एक बार यहाँ से एक चीज़ निकलेगा जिसके लिए यहाँ पे क्या होगी सर? अफिनिटी बनेगी, और फिर यहाँ से क्या होगा? एक अटैक होगा जिसकी जगह पे ये फिल हो जाएगा, और ये इसमें क्या हो जाएगा सर? ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो दैट इज़ कॉल्ड आवर SN1 रिएक्शन। यहाँ पे इन्वर्जन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये भी हम जहाँ की बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है सर? ब्रोमीड है, ब्रोमाइड यहाँ से निकलेगा और जब भी यहाँ पे एक क्लोराइड क्या अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरीके का जो कंपाउंड है ये देखने को मिलता है। यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमको देखने को मिलता है। चलो इसी के साथ ब्यूरीमामाइड इज़ अ फुल एंटागोनिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर। देखो ये भी जो ड्रग है वो ऑलरेडी न्यूज़ से ही लिया गया है, ये एक नई कंपोनेंट थी उस टाइम के लिए क्योंकि ऑलरेडी चर्चा में थी, इसलिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्यूरीमामाइड फुल एंटागोनिस्ट है इसमें से किसका। तो ये आपको ज़्यादातर पता नहीं होगा क्योंकि आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है वो पुरानी वाली क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है, तो इसका आंसर सीधे सीधे हम मार्क करेंगे, दिस इज H2 रिसेप्टर। अब ये आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई H1 रिसेप्टर के जो ब्लॉकर्स हैं दैट इज एंटागोनिस्ट हैं वो कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ से। और H2 ब्लॉकर के जो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे सिमेटिडीन, ब्यूरीमामाइड, मेटियामाइड एंड रेनिटिडीन। इनके काम भी देख लो भाई। H1 किसके लिए यूज़ करते हैं? एलर्जी के लिए, बेसिकली एलर्जी का राइनाइटिस के लिए इनको हम यूज़ करते थे। H2 ब्लॉकर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं सर? हमारे स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन क्या करते हैं? कम करते हैं उनको।
रिड्यूस करते हैं। H3 ब्लॉकर्स क्या करते हैं सर, न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। H1 हम यूआई के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ थायोपेरामाइड। तो इन सभी एग्जाम्पल को लर्न कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इनसे आगे भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आप डिस्कस कर लेंगे। देखो ब्यूरियोमाइड से क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार जो क्वेश्चन है वो मीडियामाइड से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये क्या है, एक तरीके का एनालॉग है और यहाँ पे साइड चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम जो होता है वो दिया होता है और बेसिकली इनके साइड चेन में एक विड्रॉइंग ग्रुप जब ऐड होता है तो वहाँ पे ये क्या होती है, इनकी जो अफिनिटी होती है वो बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और H1 और H2 में डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि भाई H2 पे क्या होता है, एक इसेंशियल SAR आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको हेट्रो एरोमेटिक रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड जो कि अमीडीन यूनिट कंटेन करती है। ये बेसिकली H1 और H2 में डिफरेंस देखने को मिलता है। पेग्विसोमेंट की बात करें, फिर एक करंट अफेयर से एक क्वेश्चन, तो पेग्विसोमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन। बहुत लोग कमेंट भी ये भी कर रहे थे कि सर बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस को सीरीज में करेंगे। तो भाई आ जाओ, आज टफ पे टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखते हैं कौन है जिनके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही होते हैं। यानी कि आपकी अगर सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर लगभग क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी जा रही है। तो पेग्विसोमेंट को किस ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या इनफर्टिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, क्या एक्रोमेगेली के लिए यूज़ करते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के लिए यूज़ करते हैं या फिर टर्नर सिंड्रोम के लिए यूज़ करते हैं। देखो ये दोनों तो आपस में ही गलत हो गए, लेकिन अगर हम बात करें एक्रोमेगेली और डॉर्फिज्म की, तो यहाँ पर ये डॉर्फिज्म के लिए ना यूज़ होकर ये यूज़ होता है हमारे एक्रोमेगेली के लिए। अब देखो ये हमारे ड्रग हैं, इनके बारे में जितनी भी जानकारी है ये यहाँ पे दी है, इनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला चीज़ कहता है पेगोसिमेंट क्या है, एक मैन मेड प्रोटीन है जो कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स के सिमिलर है। ठीक, दूसरा बात करते हैं पेगोसिमेंट बाइंड करता है सेम रिसेप्टर से बॉडी के जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है और उसे उसके इफेक्ट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक, अब जब ग्रोथ हार्मोन ही हमारे बॉडी में ब्लॉक हो जाएगा तो आगे चल के जितनी भी ग्रोथ चल रही होंगी बॉडी में वो सब क्या हो जाती हैं, इनहिबिट हो जाती हैं। ठीक, और हमारे एक्रोमेगेली में बेसिकली क्या होता है, जो बोन्स होती हैं, हमारे फेशियल बोन्स होती हैं, वो क्या होती हैं, ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हाइट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, बाकी आप सभी पॉइंट्स को रेफर करेंगे, इनके साइड इफेक्ट्स को भी देखेंगे और उसके बाद ही इस ड्रग को पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनसे दोबारा क्वेश्चन जो होते हैं इनसे रिलेटेड ही आ जाते हैं कभी कभी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस एक्सेप्ट, यानी कि ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि मायस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज़ होती है। देखो नियोस्टेगमिन यूज़ होती है, एड्रोफोनियम तो इनका ड्रग ऑफ चॉइस है डायग्नोसिस करने के लिए, क्योंकि नियोस्टेगमिन से सिमिलर ड्रग हमारी फाइसोस्टिगमिन है तो ये भी यूज़ होती है, लेकिन जो डी ट्यूबोक्यूलारिन है ये नहीं यूज़ होती। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक तरीके से ये सही आंसर है और बाकी सब क्या है सर, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो ये सही आंसर है और ये सभी क्या है सर, रॉन्ग आंसर है। चलो, तो ये हो गया इनका रेफरेंस, मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, क्या सिम्टम्स होती हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे सब मेंशन है, आप इसको पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेते हुए। देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन। अब देखो डायरेक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे सीधे आपसे ये पूछ रहा है कि सेल्फ इंस्पेक्शन की जब रिक्वायरमेंट हो रही है जीएमपी के लिए, ये साल में कितनी बार होती है, क्या 2 बार होती है, 3 बार होती है या फिर 6 महीने पे होती है या फिर 1 साल में 1 बार होती है। तो सर इसका सही आंसर आपका 1 साल में 1 बार है, सीधे मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की सीक्वेंस पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट अगर डाल्टन में देखें तो इसके हिसाब से इनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे आखिरी में सबसे छोटा। देखो इनका ना एक छोटा सा ट्रिक है, इनके लिए हम छोटा सा ट्रिक बनाएंगे, यानी कि ये क्या है, एक लड़की है उसका नाम क्या है, मेघदा। क्या है, मेघदा। अब मेघदा यहाँ पे जहाँ भी दिख जाए आप उसको टिक मार दो। यहाँ पे एम से नहीं शुरू है, यहाँ पे भी एम से नहीं शुरू है, यहाँ पे MEG आना चाहिए था, डी पहले आ गया तो ये गलत, यानी कि अब जो हमारा सही आंसर है दैट इज़ ये है, यानी कि MEGDA ये हमारा सही सीक्वेंस है, जहाँ पे M का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज़्यादा होता है और A का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे कम होता है। ठीक, ट्रिक आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेघदा डिसेंट्स, यानी कि मेघदा क्या होती है, नीचे आती है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे कि यानी सबसे पहले A और लास्ट में M। नेक्स्ट बात करते हैं एक और डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रीमाइस लाइसेंस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक शैल बी इंस्पेक्टेड बाय इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू वेरीफाई द कंडीशन ऑफ लाइसेंस नॉट लेस देन। अब यहाँ पे ये कितने बार में वेरीफाई किए जाते हैं, यहाँ सेम भी ईयर से क्वेश्चन है, इनमें भी आपको सीधे रखना है 2 साल, जीएमपी के लिए 1 साल और यहाँ पे कॉस्मेटिक की बात करें तो लाइसेंस के लिए 2 साल। ठीक,
अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अदर रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ एक इलेबोरेटेड वे में, डिटेल्ड वे में उनकी फार्माकोलॉजी और उनसे जो फार्मास्यूटिक्स हैं वो समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल कैनॉट बी यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स पेरेंटरली। इसमें से कौन से जो व्हीकल हैं उनको हम एज एन इंजेक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। क्या सेसमी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल को भी कर सकते हैं, कॉर्न ऑयल को भी कर सकते हैं, लेकिन मिनरल ऑयल को हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्लड में जाने के बाद अलग रिएक्शन जो है, कुछ एडवर्स रिएक्शन शो करती हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, जी पैड कंपेनियन अब ना ही सिर्फ हैंडबुक में, यानी कि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। जिन किसी को ये चाहिए, ग्रुप की जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप ग्रुप में जाके ड्रग इंस्पेक्टर रिवीजन फॉर फार्मालिक्स इस चीज़ को टाइप करेंगे और आपको पास एक ईमेल टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको ये जो बुक है वो आपको एज अ पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर अगर आप इसको चाहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो आप ईमेल पे यहाँ पे देख सकते हैं, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एड्रेस के साथ में आपको मेंशन करना है अपनी चीज़ों को और आपके एड्रेस पे ये बुक जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, डिलीवर कर दी जाएगी। सो लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप वीडियो आपके लिए इंटरैक्टिव रही हो, आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू फार्मालिक्स।